नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। रचना कौशल, अभिव्यक्ति लेखन या कहें पत्रकारीय लेखन में आज हमारा टॉपिक है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन अर्थात संपादक द्वारा लिखित कोई लेख या रचना। संपादकीय लेखन संपादक द्वारा लिखित होता है, अर्थात ये अखबार वालों की जिम्मेदारी होती है। उनके ही सहयोगियों द्वारा तैयार किया गया लेख होता है। इसके नीचे किसी लेखक का या संवाददाता का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता है। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, फीचर लेखन पढ़ते हैं, आलेख पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, विज्ञापन पढ़ते हैं, तो किसी न किसी का नाम होता है कि ये किसने दिया है, किसके द्वारा रचित है। लेकिन जो संपादकीय लेखन होता है ये संपादकीय पेज पर होता है। अखबार के जो भी मेन अखबार निकलते हैं, समाचार पत्र निकलते हैं, उसमें एक पेज होता है संपादकीय लेखन का, और उस संपादकीय लेखन के पेज पर कोई आर्टिकल छपा हुआ रहता है जो कि संपादक की जिम्मेदारी होती है, अखबार वालों की जिम्मेदारी होती है। वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो उन लोगों के द्वारा ही लिखा हुआ होता है। इसके लिए उसको नाम दिया जाता है संपादकीय लेखन। और वो अखबार की आवाज़ होती है, अखबार का मुखड़ा होता है, अखबार की विशेषता दर्शाती है उस लेखन के माध्यम से, और लोग संपादकीय लेखन को देखकर अखबार खरीदते हैं, क्योंकि वो संपादकीय लेखन के माध्यम से ये पता चलता है कि इस अखबार की क्वालिटी क्या है, इसमें समाचार किस प्रकार के आते हैं, कितने ज्ञानवर्धक होते हैं, कितने उपयोगी होते हैं। तो संपादकीय लेखन इस तरह से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह अखबार का मेन पेज तो क्या कहें कि उसका मेन मुद्दा लेकर संपादकीय लेखन उसमें छपता है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी सरल भाषा में कि संपादकीय लेखन क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, और परीक्षा की दृष्टि से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है। 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संपादकीय लेखन किस तरह से लिखा जाना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने विद्यार्थी इसको पसंद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संपादकीय का हम अर्थ जान लेते हैं। संपादकीय का सामान्य अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार की, मतलब जो समाचार पत्र को जो संपादित करता है उसके खुद के विचार होते हैं। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन ज्वलंत विषयों पर, ज्वलंत मतलब करंट विषय जो होते हैं, अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्रों की नीति, सोच और विचारधारा को प्रस्तुत करता है। तो जो संपादकीय लेख है उससे समाचार पत्र की सोच और विचारधारा का पता चलता है। संपादकीय के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार होता है, अतएव संपादक को चाहिए कि वह इसमें संतुलित टिप्पणियां ही प्रस्तुत करे। वह दूसरी कुछ किसी की बुराई उसमें नहीं लिख सकता, क्योंकि वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। इसके लिए वह संतुलित भाषा का प्रयोग ही करता है कि उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी अतिरिक्त जानकारी नहीं लिखता, जो सटीक होती हैं और जो भ्रामक नहीं हो, जो संदेहजनक नहीं हो, ऐसी जानकारियों को उसमें प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं समाचार पत्र पर पड़ता है। तो इसके लिए उसमें गलत जानकारी दे ही नहीं सकता। संपादकीय में किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है, तो किसी विषय या प्रवृत्ति पर अपने विचार हो सकते हैं। प्रतिक्रिया मतलब कि जो कोई भी घटना हुई है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध या उसके पक्ष में या विपक्ष में संपादक अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो किसी विषय या प्रवृत्ति पर अपने विचार हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है करंट का, तो उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। इसमें किसी आंदोलन की प्रेरणा हो सकती है, तो मतलब लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है।
किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण हो सकता है, और कोई कठिन परिस्थिति समाज के सामने है तो उसका भी ब्यौरा उसमें हो सकता है, उसका विश्लेषण हो सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि संपादकीय लेखन क्या होता है। ये संपादक के अपने खुद के विचार होते हैं, ये ज्वलंत मुद्दों पर प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें समाचार पत्र की सोच और विचारधारा का पता चलता है। इसलिए वह संतुलित भाषा का प्रयोग करता है, भ्रामक और संदेहजनक विषयों को शामिल नहीं करता। कोई गंभीर मुद्दा है, समस्यात्मक घटना है, तो उसके ऊपर अपने विश्लेषण तरीके से अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन विषयों पर संपादकीय लिखे जाते हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि किन किन पर संपादकीय लेखन हो सकता है, कौन कौन से विषय उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। समसामयिक विषयों पर, समसामयिक मतलब करंट विषय जो भी हैं। दिशा निर्देशात्मक संपादकीय कि किसी को निर्देश देने वाले जो टॉपिक हैं। संकेतात्मक, दायित्व बोध और नैतिकता की भावना से परिपूर्ण, तो नैतिकता की मतलब किसी की भलाई के लिए किया गया लेख। और व्याख्यात्मक संपादकीय हो सकते हैं, और आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। आलोचनात्मक का मतलब ये है कि उसमें कोई विषय पर उसके गुण और दोष दोनों बताए जाते हैं। तो इस तरह से ये विषय हो सकते हैं। फिर समस्या संपादकीय हो सकते हैं, कोई भी गंभीर समस्या है, अभी जैसे महामारी जैसी गंभीर समस्या पूरी दुनिया के सामने है, तो इस पर भी हो सकता है। सांस्कृतिक संपादकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे त्योहार है या कहीं पोशाक का चल रहा है या रीति रिवाज से संबंधित है, तो इस तरह के भी हो सकते हैं। और खेल से संबंधित संपादकीय हो सकते हैं, तो जगह जगह पे कोई न कोई खेल होते रहते हैं, विश्व से संबंधित, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के खेल, तो उनसे संबंधित भी मुद्दा हो सकता है। कि कहने का मतलब है कि ज्वलंत मुद्दा हो, समस्यात्मक मुद्दा हो, या फिर कोई आलोचनात्मक विषय हो, इन पर ये संपादकीय लेखन चलते रहते हैं। और राजनीति से भी संबंधित हो सकते हैं, जैसे राजनीति में कोई उथल पुथल मची हुई है तो उसके ऊपर भी संपादक अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक अच्छे संपादकीय में अपेक्षित गुण कौन से होने चाहिए, मतलब किन गुणों का समावेश होना चाहिए कि कैसा संपादकीय लेखन होना चाहिए। संपादकीय लेख की शैली प्रभावोत्पादक एवं सजीव होनी चाहिए। देखो भाई, समाचार पत्र की ये आवाज होती है संपादकीय लेखन, इसमें उसकी विचारधारा का पता चलता है और समाचार पत्र पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लेखन है वो प्रभावी बनाना ही पड़ेगा और सजीव होना चाहिए, मतलब पढ़ने वाला उसमें नीरस नहीं होना चाहिए। भाषा स्पष्ट, सशक्त और प्रखर हो, तो भाषा एकदम स्पष्ट हो ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। सशक्त मतलब उसमें थोड़ी जान हो कि क्या बताना चाहता है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होना चाहिए। और प्रखर हो मतलब ऐसी हो कि जोश वाली भाषा हो। चुटीलेपन से भी लेख अपेक्षाकृत आकर्षक बन जाता है, तो चुटीलापन भी उसमें शामिल कर सकते हैं। संपादक की प्रत्येक बात में बेबाकीपन हो, तो उसकी प्रत्येक बात में कुछ न कुछ उद्देश्य, कुछ न कुछ बात जरूर हो। ढुलमुल शैली अथवा हर बात को सही ठहराना अथवा अंत में कुछ न कहना, ये संपादकीय के दोष माने जाते हैं। तो ढुलमुल शैली का मतलब है कि ऐसी कथा मतलब शैली अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी शैली का आप यूज कर लोगे, कैसी भी मतलब चुटकुले लिखकर शैली बनाओगे या फिर हास्य शैली बना लोगे, क्योंकि उसको सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं। तो शैली अच्छी होनी चाहिए और हर बात को सही ठहराना ये भी जरूरी नहीं है, जो सही लगे वही बात को सही ठहराना चाहिए। और अंत में कुछ न कहना, मतलब अंत में कुछ न कुछ आपको जरूर निष्कर्ष के रूप में कहना चाहिए, ये भी जरूरी होना चाहिए। तो अगर अंत में कुछ न कहोगे तो वो दोषपूर्ण आपका संपादकीय लेखन है। फिर उसमें अगर कोई भी शैली का प्रयोग करोगे,
फालतू सी शैली लिखोगे तो वो भी आपका दोषपूर्ण संपादकीय लेखन है, और अपनी ही बात को जोर देकर कहोगे तो वो भी संपादकीय लेखन का दोष है। अतः संपादक को इनसे बचना चाहिए। अब देखो, एक उदाहरण आपके सामने ला रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि संपादकीय लेखन क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये देखो संपादकीय, ये ऐसा पेज होता है। फिर देखो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये पूरा एक टॉपिक लिया हुआ है, क्या कश्मीरी पंडित घाटी में बस पाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा समाचार पत्र वालों की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये लेख लिखा है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इसके लिए यहाँ पर किसी का भी, यहाँ देखो किसी का भी नाम नहीं है। नहीं तो जो भी कोई लेख लिखता है उसका या तो नीचे नाम दिया होता है या तो ऊपर दिया होता है। तो ये समाचार पत्र वालों की ही आवाज़ होती है, इसके लिए ये संपादकीय लेखन है। तो हर समाचार पत्र में, एक अच्छे समाचार पत्र में आपको संपादकीय लेखन मिलता है। तो आपको रोज संपादकीय लेखन पढ़ना चाहिए ताकि और स्पष्ट हो जाए कि किस तरह के मुद्दे उसमें आते हैं, कैसी लिखने की शैली होती है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो संपादकीय लेखन आप आज से ही रोज पढ़ोगे, क्योंकि हर घर में समाचार पत्र आते हैं। नहीं भी आते हैं तो आप ई समाचार पत्र भी, ई न्यूज करके गूगल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी समाचार पत्र का ब्यौरा मिल जाता है और उसमें संपादकीय पेज को देख सकते हैं। चलिए, इसमें हम स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाएंगे, इसके लिए मैंने स्लाइड पे ही एक मुद्दा लिया है। स्टूडेंट्स, मैंने कैसे हो जाती जनगणना, ये अभी करंट का ही मुद्दा है, 20 या 21 तारीख का मुद्दा है, जो मैंने न्यूज़पेपर से लिया है, नवभारत टाइम्स से। और इसको स्लाइड पर इसलिए लिया है क्योंकि न्यूज़पेपर से ब्लर हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से, तो समझाने के उद्देश्य से मैंने पीपीटी पर लिया है ताकि आपको बता सकूं कि कौन सी शैली इसमें प्रयोग की गई है और किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, मुद्दा किस प्रकार का लिया गया है। तो ये समझाने के उद्देश्य से मैंने एक ये टॉपिक लिया है जो जातीय जनगणना पर है। तो देखो किस तरह से संपादकीय लेखन में ये लिखा हुआ है। तत्कालीन यूपीए सरकार शुरू से ही इसके खिलाफ थी, लेकिन विपक्ष के अलावा कुछ सत्तारूढ़ दलों के लगातार आग्रह पर ईसीसी के रूप में इसे मंजूरी दे दी गई। एसईसीसी मतलब इसका हिंदी रूप है जाति जनगणना। तो यूपीए सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन जो दूसरे विपक्ष की पार्टी थी उन्होंने जोर दिया तो ये शुरू कर दिया गया। और 2011 में ये जनगणना सबसे पहले हुई थी, जिसके नतीजे 2015 में जारी हुए। और अब 10 साल होने को हैं तो फिर से मतलब ये जातीय जनगणना होगी, लेकिन ये किस तरह की होनी चाहिए, इस पर ये लेख लिखा गया है कि मतलब वो पहले जो जातीय जनगणना की गई थी वो विवादों में थी, तो उसके लिए कौन कौन से सुधार और होने चाहिए। तो ये समाचार पत्र वालों के अपने खुद के विचार हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। क्या दिया है कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना एसईसीसी को 10 साल होने जा रहे हैं, नई जनगणना शुरू होने को है, लिहाजा एसईसीसी का फिर से चर्चा में आना लाजिमी है। तो लाजिमी है मतलब चुटीली भाषा प्रयोग की गई है। हालांकि फिलहाल सरकारी हलकों से शुरू हुई चर्चा का विषय ये है कि इस बार इसके ढांचे में कैसे बदलाव लाए जाने चाहिए। कि मतलब सरकारी हलकों में चर्चा बनी हुई है क्योंकि 2021 आ रहा है और अब फिर से ये जनगणना होनी है, तो इसका ढांचा, इसका प्रारूप, इसका मॉडल इस बार कैसा होना चाहिए, उसमें क्या परिवर्तन होने जरूरी है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एसईसी पहली बार 2011 में हुई थी, उसकी प्रक्रियाओं में सुधार होने ही चाहिए, लेकिन ये मसला शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। 2011 की पिछली जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के कुछ साल पहले से ही ये मांग शुरू हो गई कि उसमें जाति से जुड़े आंकड़े भी शामिल किए जाने चाहिए। तत्कालीन यूपीए सरकार शुरू में इसके खिलाफ थी, लेकिन विपक्ष के अलावा कुछ सत्तारूढ़ घटक दलों के लगातार आग्रह पर एसईसीसी के रूप में इसे मंजूरी दे दी। तो शुरू में भी देखो इस वाक्य का प्रयोग किया गया था, फिर बाद में उस मुद्दे को शुरू किया गया और फिर इसको बताया गया कि शुरू में जो लिया गया उसको यहाँ पर भी दर्शाया गया।
तो शुरू में यूपीए सरकार जो थी वो इसके खिलाफ थी, लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों ने जोर दिया तो फिर इसको मंजूरी मिल गई। सामान्य जनगणना प्रक्रिया से अलग इसको इसी रूप में माना जा सकता है कि सामान्य जनगणना के केंद्र में व्यक्ति होता है, जबकि एसईसीसी के केंद्र में परिवार को रखा जाता है। क्योंकि जातीय जनगणना है तो जातीय जनगणना में परिवार में कितने सदस्य हैं, ओबीसी के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, और मतलब परिवार, पूरे परिवार में जितने सदस्य हैं उनको सभी को, जैसे आरक्षण का मुद्दा है तो सभी को आरक्षण मिलेगा परिवार के जितने सदस्य हैं, और जनरल में हैं तो परिवार के सभी सदस्य जनरल हैं। तो इसके लिए परिवार को ध्यान में रखते हुए ये गणना की जाती है। जबकि उसमें व्यक्ति को, जो सामान्य जनगणना होती है कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, उसमें व्यक्ति विशेष को ही केंद्र में रखा जाता है, लेकिन इसमें परिवार, पूरे परिवार को शामिल किया जाता है। 1948 के सेंसस एक्ट के तहत की जाती है, जिसके मुताबिक इकट्ठा की गई व्यक्तिगत सूचनाएं सरकार को गोपनीय रखनी होती है, मगर एसईसीसी के तहत जुटाई गई सूचनाएं विभिन्न विभागों के साथ न केवल साझा की जाती है, बल्कि उनके आधार पर अलग अलग परिवारों को विभिन्न योजनाओं के फायदे दिए जाते हैं और उनसे वंचित भी किया जा सकता है। तो जो व्यक्तिगत जो जानकारी है सामान्य जनगणना में क्या होता है कि ये गोपनीय रखी जाती है पूरी जानकारी, लेकिन ये साझा की जाती है दूसरे विभागों के भी साथ, और किन किन परिवारों को कौन कौन सा लाभ मिलना चाहिए, किन को वंचित किया जाना चाहिए उस लाभ से, तो वो उसका आधार लिया जाता है जातीय जनगणना में। साफ है कि इस एसईसीसी के तहत सूचनाएं जुटाने या उन्हें विश्लेषित करने के तरीकों में बदलाव के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं इसके। फिलहाल चल रही इस चर्चा के मुताबिक गरीबी तय करने के पैमानों को महज आमदनी तक सीमित न रखते हुए थोड़ा व्यापक रूप देने पर विचार किया जा रहा है। तो फिलहाल ये चर्चा चल रही है कि गरीबी के आधार पर सिर्फ आमदनी उनकी देखकर ही उनको साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाएं, बल्कि थोड़ा और उसको योजना को विस्तृत रूप देना चाहिए। ब्यौरे में जाएं तो विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचें, भोजन की पौष्टिकता, पेयजल, बिजली आदि को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसे ज़रूरी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गरीब परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि मोर्चों पर जिस तरह से नुकसान उठाने पड़ते हैं, उनका पूरा आकलन उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रख देने भर से नहीं हो सकता। तो ये संपादकीय लेखन में उन्होंने मुद्दा रखा है कि इसमें ये परिवर्तन होने चाहिए, और इसके मतलब पहले जो जनगणना की गई थी जातीय जनगणना, अगर वैसी ही की गई फिर से, तो इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और चर्चा भी ऐसी चल रही है कि इसमें इसको और विस्तृत बनाना चाहिए, इसमें इन मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए। तो ये संपादक के अपने समाचार पत्र वालों के अपने खुद के विचार हैं। अभी वो लागू कितना करते हैं वो आगे की बात है, सरकार उस पर कितना अमल करती है वो आगे की बात है। इन्होंने सिर्फ अपनी विचारधारा इसमें रखी है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के जरिए गरीब आबादी को पक्के मकान, शौचालय, गैस कनेक्शन आदि मुहैया कराने की जो कोशिशें हाल ही के वर्षों में चलाई गई हैं, उनके असर के सटीक आकलन के लिए भी गरीबी नापने के पैमानों को चुस्त रखना जरूरी है। तो ये इस तरह से इन्होंने अपने विचार रखे हैं। बहरहाल अभी इस पर चर्चा शुरुआती अवस्था में है। इससे कोई नतीजा निकलने से बेहतर होगा कि इसे आगे बढ़ने दिया जाए। तब तक असल ज़रूरत इस बात पर नज़र रखने की है कि एसईसीसी के नए पैमाने कहीं गरीबी और बदहाली को कागजों में ही निपटा देने का जरिया न बन जाए, कि नए पैमाने जो बन रहे हैं कहीं कागजों तक ही सीमित न हो जाएं। इसके लिए इस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। तो एक तरह से ये सचेत पब्लिक को एक आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाला भी मुद्दा हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि संपादकीय लेखन में कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाते हैं। तो एक तरह से ये प्रेरित करने वाला मुद्दा है और विश्लेषणात्मक मुद्दा है, कोई एक समस्यात्मक भी मुद्दा है, आलोचनात्मक भी मुद्दा है। ठीक है, तो इस तरह से संपादकीय लेखन में ऐसे मुद्दे शामिल किए जाते हैं और वो संपादक की खुद की आवाज़ होती है, अखबार वालों की खुद की आवाज़ होती है। इसके लिए उसमें
जो टिप्पणी होती है वो संक्षिप्त और सोच समझकर दी जाती है। थैंक यू मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये संपादकीय लेखन अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करती हूँ कि आप अब रोज पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे और उसमें संपादकीय पेज अवश्य पढ़ोगे। थैंक यू।